जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय श्री कृष्ण, बधाई ने राम राम। आज सबसे पहले मैं सभी प्रमुखों को, प्रमुख पदाधिकारियों को, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पुनीत काम किया है, इसकी न केवल किसी एक समाज में, न केवल एक क्षेत्र विशेष में, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में इस चीज की जरूरत है कि हम युवाओं में एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक प्रेरणा पैदा करें और युवा शक्ति को, युवा ऊर्जा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करें। युवाओं में जब नई ऊर्जा और नए जोश का संचार होगा, तभी जब एक युवा सकारात्मक रूप से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, तभी वो किसी समाज विशेष को, किसी जिला विशेष को, किसी राज्य विशेष को, आप लोगों ने युवाओं के लिए एक सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी आप लोग अलग अलग माध्यमों से, युवाओं के दृष्टिकोण से अलग अलग तरह के प्रेरक कार्य करते रहेंगे और देश को, समाज को, अपने समाज को, पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाएंगे। आज हम नई शिक्षा नीति और युवाओं की आत्मनिर्भरता, इस दोनों विषयों को सम्मिलित करते हुए एक बातचीत करने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भारत देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद लगभग 23-24 साल तक कोई नई शिक्षा नीति नहीं बन पाई थी। अभी की हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो 6 साल तक अथक परिश्रम किया और देश को एक नई शिक्षा नीति दी है। हम स्वीकार करें, हमें बुरा भी लगता है, स्वीकार करें या ना करें, हमें बुरा भी लगता है कि भारत की जो शिक्षा नीति है, भारत की जो शिक्षा की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा जो स्थिति पैदा की गई थी, उससे अभी भी प्रभावित है। मैकाले की जो शिक्षा नीति है, उसके अंश अभी भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में दिखते हैं और उसका दुष्परिणाम हमारे समाज को, हमारे देश को भुगतना पड़ता है। मैकाले के बारे में आप सब लोगों को पता होगा कि मैकाले जब ब्रिटेन में रहता था और ब्रिटिश भारत को गुलाम बनाने की कोशिशें कर रहे थे, अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने की जब कोशिश कर रहे थे और लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अलग अलग देशों में जब इस तरह की स्थितियों को देखा तो भारत की स्थिति को उन्होंने बिल्कुल भिन्न पाया। भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग समाज, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग लगातार रहते थे और विविध भाषाओं वाले इस डाइवर्सिटी वाले कंट्री को कैसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा जा सके, इस बात को लेकर अंग्रेज बहुत चिंतित थे। इसलिए उन्होंने एक रिसर्च कराने के बारे में सोचा और उन्होंने ब्रिटेन में रह रहे मैकाले को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पाया, सबसे उपयुक्त पाया। मैकाले की खासियत थी कि वो 15 दिनों के भीतर एक नई भाषा सीख जाता था। तो उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को, इस लैंग्वेज के इस मास्टर को, ब्रेन के इस जीनियस दिमाग वाले आदमी को हम पकड़ लेते हैं और भारत की अलग अलग भाषाओं और अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग जगहों को स्टडी करा के इसको कैसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा जा सकता है, इसके बारे में हम एक स्टडी कराते हैं। और मैकाले को इस सोच विचार के साथ अंग्रेज भारत में लाए। भारत में मैकाले 4 साल तक रहा, लेकिन इन 4 सालों में वो कोई भी ना तो भारतीय भाषा सीखता था, न भारतीय संस्कृति को सीखने समझने की कोशिश करता था। तो वायसराय ने कई बार उसको बुलाया भी, बोला भी कि यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। तो मैकाले ने बोला नो, आई एम डूइंग माई जॉब प्रॉपरली। तो मैकाले इस तरह की बात वो करता रहा कि मैं अपना काम कर रहा हूं। और 4 साल तक मैकाले रहा और ब्रिटेन में वापस जाकर भारत को कैसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखा जा सकता है, इस बाबत उसने पेपर प्रस्तुत किया और उसमें उसने कहा कि अगर हमें भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखना है तो हमें किसी भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति को सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा, न केवल भाषा बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को, अंग्रेजियत को न केवल सिखाने की बल्कि उनकी मानसिकता में थोपने की जरूरत है। इस सोच और विचार के साथ मैकाले ने नई शिक्षा नीति को भारत में इंट्रोड्यूस किया
और यह जो शिक्षा नीति थी वो कुल मिलाकर के भारत को गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली थी। उनको कोई जो टॉप लेवल से लीड कर सके, एक विजन दे सके, इस तरह के लोग भारतीयों में के बीच से पैदा करने की उनको जरूरत नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों की बात को जो समझ सके, बाबूगिरी कर सके, टाइप कर सके, इस तरह के क्लरिकल टाइप की शिक्षा नीति को उन्होंने बढ़ावा दिया। और भारत जो कि इनोवेशन की धरती था, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी था, ज्ञान आधारित समाज रहा है, और हमने पहली सदी से लेकर 15वीं सदी तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहने का जो गौरव हासिल किया था, ये केवल और केवल ज्ञान आधारित समाज, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहने के कारण हम यह गौरव, यह स्थिति हासिल कर पाए थे। हमारे देश में बड़े बड़े इनोवेशन होते रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारे देश में हमने जीरो तक का आविष्कार किया। उसके पहले गणित कैसे होती रही होगी। यूरोप में, अमेरिका में रोमन पद्धति चलती थी। रोमन पद्धति से गणित का विकास हो ही नहीं सकता था। जीरो के आविष्कार से, दशमलव पद्धति के आविष्कार से गणित का आमूलचूल परिवर्तन और आमूलचूल विकास हो पाया। एक नई दिशा तक, एक नई ऊंचाई तक गणित पहुंच पाया। इस तरह के अनेकों इनोवेशंस भारत करता रहा। भारत इनोवेशंस की धरती थी। नॉलेज बेस्ड सोसाइटी भारत रहा है, और इसी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होने के कारण 1500 सालों तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ईसा के बाद रहा था। ईसा की पहली शताब्दी के बाद से रहा था। तो इस तरह की जो स्थिति पूरे भारत में थी, उसे मैकाले की शिक्षा नीति ने जड़ से तोड़ने का काम किया था। इन सब बातों को समझते हुए, इस जो हमारी अंग्रेजों की दी हुई जो गलत विरासत थी, उसको समझते हुए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति की हम जब बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से मैं 4-5 प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति सबसे पहले तो अभी जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में 5+3+4 मतलब पहली से 5वीं तक, फिर 6वीं से 8वीं तक, फिर 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको बदलकर 5+3+3+4 की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, एक नई शिक्षा व्यवस्था, एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करती है। इसमें अभी के कक्षा 1 और 2 को जोड़ते हुए प्री स्कूलिंग के 3 साल जोड़े जाएंगे। पहले अभी हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, KG1, KG2 होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में इसकी कोई सही व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ियों में भी शिक्षा की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो प्री स्कूलिंग के, स्कूल के पहले के 3 साल को जोड़ते हुए और कक्षा 1-2 को जोड़ते हुए पहले 5 साल का फाउंडेशन कोर्स का मॉडल तैयार किया गया है। इसके बाद 5+3+3+4 मतलब फिर अभी के दूसरी तक तो पहले 5 साल में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी से 5वीं, 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था लागू होगी स्कूल लेवल पर। तो ये जो फाउंडेशन जो कोर्स है, इस पे मातृत्व भाषा, जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, उसको एक महत्व प्रदान किया गया है ताकि बच्चा शिक्षा व्यवस्था से दूर ना भागे। हम देखते हैं कि बस्तर में हम जाकर, मैंने जब दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए देखा कि भाई जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगल में झरने का पानी पीने वाले लोग हैं, उनको हम न का नल पढ़ाते हैं। जंगल की संस्कृति में पलने बढ़ने वाले लोग हैं, उनको हम ग का गमला पढ़ाते हैं। तो जंगल वालों को हम गमला पढ़ा रहे हैं, झरना वालों को नल सिखा रहे हैं। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था को संस्कृति से जो दूरी हो जाती है, उसके कारण बच्चे को इनिशियल लर्निंग में, शुरुआती सीखने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति शुरुआती लर्निंग को, शुरुआती सीखने की व्यवस्था को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से बात करती है कि फाउंडेशन कोर्स में मातृत्व भाषा को महत्व दिया जाएगा। इसका मतलब अंग्रेजी से, हिंदी से या किसी भी जर्मन से, फ्रेंच से किसी प्रकार की दूरी रखने की कोई बात नहीं है। आप आज के हमारे समाज में अंग्रेजी समस्या नहीं है। अंग्रेजी को हथियार बनाकर जो एक आदमी को इंफीरियर बताने की, उसको छोटा दिखाने की जो मानसिकता है, वो खतरनाक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अंग्रेजी से समस्या नहीं है, अंग्रेजियत की मानसिकता से समस्या है। इस बात को हमको समझने की, दिल की गहराइयों से समझने की जरूरत है। इसी बात को नई शिक्षा नीति समझती है और शुरुआती लर्निंग को मातृत्व भाषा, स्थानीय भाषा, लोकल डायलेक्ट से आगे बढ़ाने की बात यह शिक्षा नीति करती है। इससे शुरुआती शिक्षा सीखने की पद्धति का विकास होगा और एक ओरिजिनल व्यक्तित्व जो बच्चा का विकसित होना चाहिए, वो हम विकसित कर पाएंगे।
और ये परसेंटेज के चक्कर से भी ये शिक्षा व्यवस्था हमको थोड़ा आगे ले जाने की बात करती है कि, और महर्षि अरविंद जी का भी मानना रहा है कि कोई व्यक्ति अगर अपने लोकल भाषा को सीख जाता है और उसकी शुरुआती शिक्षा सीखने की व्यवस्था अच्छी बन जाती है तो 20 भाषाएं सीख सकता है। मैं भी मानता हूं कि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में इंग्लिश का अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जर्मन का, फ्रेंच का, इस तरह की भाषाओं का भी इंपॉर्टेंस है। इस बात को भी नई शिक्षा नीति समझती है, लेकिन एक रटे रटाए पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था के बजाय सीखने की पद्धति को बढ़ावा देकर समाज में जीनियस पैदा करने की ओर यह शिक्षा नीति विचार करती है, उस दिशा में सोचती है। यह एक बड़ी बात मैं महसूस करता हूं। दूसरा, आप देखेंगे, हम सब देखते हैं कि व्यक्ति 10वीं पढ़ लेता है, 12वीं पढ़ लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, और उसके बाद भी उसको आगे क्या करना है तो उसके बारे में खूब ठीक से पता नहीं होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए व्यक्ति को भी जब हम बोलते हैं कि तुम अब कोई सरकारी नौकरी तुमको नहीं मिल रहा है तो जाओ बाजार में, मार्केट में उतरो और अपना जीवन यापन कर लो, जब माँ पिताजी अगर बोल दें तो बाजार से वो 15-20 हजार रुपए भी महीने का नहीं कमा पाता है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी समस्या है। इसी बात को समझते हुए 6वीं क्लास से स्किल्ड एजुकेशन पर बहुत अधिक फोकस किया गया है और कई दिन तक इसमें बिना बस्ते के इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की गई है। इलेक्ट्रीशियन बनना हो, कारपेंटर सीखना हो, प्लम्बर का काम सीखना हो, मिस्त्री का काम सीखना हो, तो ये सारी चीजों को महत्व दिया गया है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्क फोर्स वाले एज में जो लोग हैं, अमेरिका में अपना स्कूलिंग करते करते 52% बच्चे स्किल एजुकेशन में भी पारंगत हो जाते हैं। और जब अगर एजुकेशन स्कूलिंग के बाद अगर उनको कोई काम ना मिल रहा हो तो अपना जो स्किल एजुकेशन सीखे रहते हैं उसके आधार पर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। अमेरिका में 52% वर्कफोर्स के बच्चे, वर्कफोर्स में जितने जो लोग हैं, यूथ है, उसका 52% स्कूलिंग करते करते स्किल्ड हो जाता है। जर्मनी में करीब 75% युवा स्कूलिंग करते करते स्किल्ड एजुकेशन में पारंगत हो जाते हैं। दक्षिण कोरिया जैसे देश में 96% युवा स्कूल एजुकेशन करते करते स्किल एजुकेशन में पारंगत हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारत में स्कूलिंग करते करते केवल 2% युवा ही किसी स्किल में पारंगत हो पाते हैं। और यही कारण हम देखते हैं कि जब उसका कोई परमानेंट जॉब नहीं लग पाता तो वो अपनी जीवन यापन करने की स्थिति में भी नहीं रह पाता है। इस बात को समझते हुए नई शिक्षा नीति में 6वीं क्लास से लेकर स्किल एजुकेशन पर बहुत जबरदस्त फोकस है और इस बात को सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि स्कूलिंग करते करते, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पास करते करते युवा किसी न किसी विशेष स्किल में दक्ष हो जाए और अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से करने की स्थिति में वह पहुंच सके। इस बात पर भी विशेष जोर दिया गया है। मैं तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हाई स्कूल लेवल पे हम देखते हैं कि जो डिसिप्लिन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनका बहुत कंपार्टमेंट वाइज डिवीजन है। कोई मैथ्स वाला है, अगर उसको म्यूजिक सीखना हो तो नहीं सीख सकता। कोई फिजिक्स वाला है, उसको कारपेंट्री सीखनी है तो नहीं पढ़ सकता। कोई बीए वाला है, साथ में वो और कुछ स्किल्स, स्पोर्ट्स सीखना चाहता है तो नहीं कर सकता। तो ये जो सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट को कंपार्टमेंट वाइज डिवीजन कर दिया गया है, उसको भी तोड़ने की बात नई शिक्षा नीति में कही गई है और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन मॉडल लाया जाएगा इसके तहत। इसमें मैथ्स के साथ म्यूजिक भी सीख सकता है, कोई डांस भी सीख सकता है, कल्चरल डांस भी सीख सकता है, क्लासिकल डांस भी सीख सकता है, वह कुछ भी और चीजें साथ में कर सकता है। इससे एक व्यक्तित्व विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और एक विषय वाला दूसरा कुछ नहीं कर सकता, यह जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में धारणा बन गई है उसको भी तोड़ने की बात कही गई है। और हाई स्कूल लेवल में अलग अलग सब्जेक्ट्स के कंपार्टमेंट वाइज डिवीजन को तोड़ते हुए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम को हाई स्कूल लेवल पर लाने की बात कही गई है। कॉलेज लेवल पे मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे हम कोई भी कॉलेज के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो 4 साल का अगर कोर्स है और उसको 4 साल तक पूरा कंप्लीट करना ही पड़ता है। अगर 2 साल तक कोई यूथ पढ़ाई करता है, युवा पढ़ाई करता है और उसके बाद उसको लगता है कि मैं तो अभिनय में बहुत पारंगत हूं। अभी आप देखे होंगे कि वेब सीरीज में बहुत सारे अलग अलग वेब सीरीज आ रहे हैं और ड्रामा स्कूल से एजुकेशन करके, अभिनय पर शिक्षा ग्रहण करके बहुत सारे नए नए युवा जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनके माँ पिताजी कोई बॉलीवुड की स्टार नहीं है,
ऐसे ही युवा अभिनय के क्षेत्र में आकर वेब सीरीज में बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं और ये अभिनय करके अपना करियर बहुत शानदार तरीके से बना रहे हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत जी की दुर्भाग्यजनक मृत्यु हो गई, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। आप सबको पता ही होगा कि इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन उनको बीच में लगा कि मैं अभिनय में बहुत अच्छा कर सकता हूं और अभिनय करने चले गए, सफल भी हुए। लेकिन आज हमारे एजुकेशन मॉडल में जो व्यवस्था है कि अगर 2 साल बाद मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं और 2 साल बाद मुझे अगर अभिनय करना है, स्पोर्ट्स में कुछ करना है, कला में कुछ करना है, म्यूजिक में कुछ करना है, डांस में कुछ करना है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो और अगर छोड़कर जाता हूं तो वह कोर्स मुझे पूरी तरह से 0 हो जाएगा। 4 साल की इंजीनियरिंग में तो मुझे 0 डिग्री मिलेगी। यह एक बड़ी समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी और इसके कारण आत्मनिर्भर बनने में, नए जीनियस पैदा होने में, अपने अलग अलग प्रतिभाओं को एक्सप्लोर करने में युवा अपने आप को अक्षम पाते थे। इसी बात को समझते हुए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम नई शिक्षा नीति में कॉलेज लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके तहत अगर मैं 2 साल अगर पढ़ाई करता हूं, उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे अब स्पोर्ट्स में भी मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो मैं 2 साल अपना खेल अच्छे से कर सकता हूं। 2 साल अच्छे से खेल कर सकता हूं, उसके बाद मुझे लगे कि अब मैं खेल में जितना होना था हो गया, अब मुझे एजुकेशन थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो आकर मैं सीधा तीसरे साल में अपना पढ़ाई कर सकता हूं और अपना कोर्स पूरा कर सकता हूं। अगर 1 साल पढ़ाई करके मैं छोड़ता हूं तो मुझे डिप्लोमा की एक नॉर्मल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल करता हूं तो डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल करता हूं तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। 4 साल करता हूं तो एकेडमिक्स वाली डिग्री मिल जाएगी। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग मान्यता और अलग अलग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम को नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। और इसमें एक क्रेडिट का कोर्स हो, एक क्रेडिट का अकाउंट होगा हर युवा का, और उसमें जितना क्रेडिट अकाउंट होगा 1 साल का 2 साल का, उसके आधार पर डिग्री मिल जाया करेगी। इस तरह से बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी कदम, क्रांतिकारी कदम, रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपनाए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि हम जो एजुकेशन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है समानता की, शिक्षा के स्तर पर हम समानता कैसे लाएं, ये सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक तरफ एक बच्चा दिल्ली के बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ाई करता है, वहीं दूसरा बच्चा बस्तर और बीजापुर के गांव के एक छोटे से स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है। और जब वो दोनों 12th पास हो जाते हैं और आईएएस की परीक्षा देनी हो, आईआईटी की परीक्षा देनी हो, तो हम उनको बोलते हैं कि एक साथ आके कंपटीशन करो। यह तो उसी तरह की दौड़ हो जाती है जैसे 100 मीटर की एक रेस को एक बच्चे को हम कहें कि तुम 80 मीटर आगे खड़े हो जाओ और दूसरे बच्चे को हम कहें कि 200 मीटर पीछे से तुम दौड़ना चालू करो। इस तरह की जो असमानता की स्थिति निर्मित होती है वह हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस बात को हमको दिल, दिमाग और मन, आत्मा से समझने की जरूरत है। इस बात को शिक्षा नीति समझती है और कहती है कि जीडीपी का 6% टारगेट रखती है कि हम एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन को हम बढ़ावा देंगे, बस्ते के बोझ को कम करेंगे और युवाओं को हम एक जीनियस के रूप में क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से खड़ा करेंगे। जब 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च होगा और सरकारी स्कूलों पे भी ये जो खर्च किए जाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, तो गरीब से गरीब आदमी को भी एक कॉन्वेंट एजुकेशन या दूसरे किसी भी प्रकार के अच्छे एजुकेशनल मॉडल में जिस तरह की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता है, उससे अच्छा अवसर या उस तरह का अवसर सरकारी स्कूलों में भी मिल पाएगा। इस बात की हमको आशा और विश्वास करना चाहिए। इस दिशा में भी नई शिक्षा नीति चिंता करती है, इस दिशा में भी एक सोच रखती है। इस तरह से बहुत सारे क्रांतिकारी कदम नई शिक्षा नीति में अपनाए गए हैं। इस शिक्षा नीति के मैं मानता हूं निश्चित रूप से एक नीति तो बन गई, लेकिन इसको हमको लागू करने की एक बड़ी चुनौती होगी। भारत सरकार, राज्य सरकार, मीडिया के साथी, पत्रकार साथी, बुजुर्ग, जो हमारे समाज के दिशा निर्देशक हैं, जो हमारे अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओस हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, सभी तरह के लोग जब सामने आएंगे और इस शिक्षा नीति की जो मंशा है, उसके आत्मा में जो विचार हैं, उसको एक परफेक्ट पोजीशन तक ले जाने के लिए, एक नई दिशा तक ले जाने के लिए जब सब लोग हम मिलकर काम करेंगे, तभी इस नई शिक्षा नीति की मंशाओं को हम साकारित कर पाएंगे। इसके लिए हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है और मैं मानता हूं कि जब सब लोग मिलकर अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से युवा केवल एक छोटे मोटे किसी भी सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय
वह अपने आप को एक विजन देखकर, एक इंटरप्रेन्योर के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में, एक बड़े प्रशासक के रूप में, हर दृष्टिकोण से अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएगा। दोस्तों, यह शिक्षा नीति आत्मनिर्भरता के रास्तों को खोलती है, एक पॉलिसी, एक सोच, एक विचार, एक विजन उस दृष्टिकोण से रखती है। लेकिन हम सबको, साथ में युवाओं की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने भविष्य के लिए एक अच्छी प्लानिंग करें। जो युवा साथी हैं, जो आज 12th में होंगे, जो कॉलेज में होंगे, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 4-5 सालों को, आने वाले 4-5 साल आपकी जिंदगी के होंगे, उन 4-5 सालों को अच्छे से अगर आप प्लानिंग करके एक योजना बनाकर अपना करियर के बारे में आगे सोचते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा, एक नए टेक ऑफ के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर आप इन 4-5 सालों को गंवा देते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके लाइफ में काफी आप पीछे जा सकते हैं। इस बात को समझते हुए आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए कि आपका प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है। प्लान बी, प्लान सी बनाने का मतलब ये नहीं कि प्लान ए को लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हमारे मन में जब एक क्लियरिटी रहती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है अपने आने वाले करियर को लेकर, 5-7 साल, 8 साल में हम क्या करने वाले हैं, हम ये करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ये क्लियरिटी रहती है तो टेंशन नहीं आता है। तो इसलिए आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप एक अपने करियर की प्लानिंग करें और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाकर रखें और उस दृष्टिकोण से आप लगातार आगे बढ़ें। आप सरकारी पदों पे आईएएस की परीक्षा, पीएससी की परीक्षा, इन सब के बारे में भी सोच सकते हैं। दूसरी ओर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये बदलता हुआ भारत है, ये न्यू इंडिया है। यहाँ पे आने वाले, मैं मानता हूं कि आने वाले 15-20 सालों में आप देखेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशंस को, नए बिजनेस मॉडल्स को भारत में एक अलग तवज्जो मिलने जा रहा है। आप देखेंगे अमेरिका जैसे देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में आप देखते हैं कि वहां पे 100 रिचेस्ट लोगों की अगर आप सूची निकालेंगे तो उसमें आपको 70-80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिसके माँ पिताजी का कोई स्टील और सीमेंट का बड़ा बड़ा कंपनी नहीं था। उन्होंने अपना कुछ इनोवेशन किया और उस इनोवेशन के आधार पर कोई बिजनेस मॉडल खड़ा किया, उसके आधार पर रिचेस्ट व्यक्ति बन गए, एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल खड़ा किया, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को उन्होंने नौकरियां दी। आप इस तरह से किसी का भी आप हिस्ट्री देखेंगे, आप देखेंगे बिल गेट्स को देखेंगे, आप देखेंगे वॉरेन बफे को देखेंगे, आप देखेंगे जुकरबर्ग को देखेंगे, ये सब लोग अपनी इनोवेशंस के दम पर, अपने दिमाग के दम पर आगे बढ़े और आज टॉप, न केवल अमेरिका के बल्कि दुनिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की सूची में शुमार हैं। भारत में भी इस तरह की परिस्थितियां बहुत तेजी से निर्मित हो रही हैं और इस बदलती हुई परिस्थितियों को भी हमको साकारित करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आज देखते हैं हम कि मोदी जी ने स्टार्टअप जैसी योजनाएं चालू की हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें स्टैंड अप योजना में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50% जो केसेस होते हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। इसलिए मैं अपनी सभी बहनों को कहना चाहूंगा कि स्टैंड अप जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर आप आत्मनिर्भर बनने के बारे में सोचें। स्टार्टअप योजना मोदी जी की है, इसमें नए भारत में भी युवा बहुत तेजी से नए इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि ओला इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप के रूप में चल रहा है, अनअकैडमी इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप के रूप में चल रहा है, बैजूस इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप के रूप में चल रहा है। ऐसे अनेकों सक्सेसफुल स्टार्टअप हमारे देश में डेवलप हो रहे हैं। तो सभी युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप आईएएस, पीएससी, इन सब के बारे में भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ युवा जिसको अपने से कुछ अच्छा करने का रिस्क लेकर जिंदगी में नई ऊंचाई तक पहुंचने का संकल्प है, वो अपने इनोवेशंस को, अपने ब्रेन की इनोवेशंस को बढ़ावा दे सकता है और स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसी चीजों पे आगे बढ़ सकता है। ये सब सोचकर नए बदलते भारत के दृष्टिकोण से हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। इन सब बातों को समझते हुए युवाओं को अपनी दीर्घकालिक योजना बनाना चाहिए। एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, अपने आप पर आप आत्मविश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखते हुए अपने आप का एक प्रॉपर एनालिसिस करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या हैं और उन स्ट्रेंथ पर प्ले करने की कोशिश करें। इस तरह की सोच और विचार के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आईएएस बनना चाहेंगे, आईपीएस बनना चाहेंगे, कलेक्टर बनना चाहेंगे तो भी सफल होंगे। आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में देश और समाज को एक नई दिशा देना चाहेंगे तो भी सफल होंगे। एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में न केवल इसरो में बल्कि नासा तक में भी अपनी धमक जमाना चाहेंगे तो भी सफल होंगे। मैं इस सारे दृष्टिकोण से युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि एक सकारात्मक सोच के साथ, एक अपने आप पर आत्मविश्वास रखते हुए एक दीर्घकालिक योजना के तहत
आप आगे बढ़ें। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मंत्र है वो तभी साकारित हो सकता है जब युवा अपने आप को, स्वयं को हम आत्मनिर्भर के रूप में खड़ा कर पाए। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की हम जब बात करते हैं, जब हम सुपर पावर भारत की बात करते हैं, भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाना है, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना है, तो ये केवल और केवल एक बात पर निर्भर है। आज पूरी दुनिया में स्टडी हो रही है, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, सब जगह दुनिया में स्टडी हो रही है कि भारत दुनिया का सुपर पावर बन सकता है या नहीं बन सकता। सबका एक ही एनालिसिस है कि भारत दुनिया का सुपर पावर बन सकता है या नहीं बन सकता है। केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत के युवा किस तरह से परफॉर्म करते हैं। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। हमारे देश की 50% आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। जब सारी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जापान की औसत आयु 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु 46 वर्ष है, अमेरिका और चाइना की औसत आयु जब 42 वर्ष है, आज हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है। हम सबसे युवा देश हैं, युवा भारत है। और दुनिया के 20% युवा, हर पांच में से एक युवा केवल भारतीय है दुनिया में। तो ऐसे युवा देश में हमारे युवाओं को जब हम सही दिशा दे पाएंगे, तभी भारत ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी बहुत तरह के प्रयास कर रहे हैं। आप कभी स्टडी करिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बहुत सारे रिवोल्यूशनरी स्टेप मोदी जी ने अभी पिछले 6 महीने में लिए हैं। PLI स्कीम उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्शन में लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जो कंपनियां भारत में आकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, लाइक मोबाइल्स, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, और इससे बहुत हाई वैल्यू ग्रोथ मिलता है, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट होता है, देश को बहुत सारे आर्थिक संसाधन मिलते हैं और बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलता है। तो कोई अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काम करती है, नया निवेश करती है, नए युवाओं को रोजगार देती है, तो उसको जितना प्रोडक्शन बढ़ाएगी उतना इंसेंटिव का पैसा मोदी सरकार ने देने का निर्णय लिया है। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की आज जरूरत है। आप सबको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि एप्पल का जो नया मॉडल आया है, भी आपने सबने देखा होगा कि मैंने पढ़ा था अभी कि वो मेड इन इंडिया, फॉक्सकॉन आकर इंडिया में एप्पल की मोबाइल बना रही। सब पहले हम इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। आज इंडिया में डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे कंपनियां हैं जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, सैमसंग के मोबाइल का, LED टीवी का, ये सब का प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। सब पहले चाइना से आ जाता था। आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप खुद गूगल कर पढ़िएगा कि जो कलर टीवी के जो LED होते हैं, जो कलर फ्लैट टीवी होते हैं, उसके इंपोर्ट पर भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ये सारे पहले चाइना से आते थे। तो इस तरह की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जितने एसी वो सब चाइना से बनकर आ जाता था। अब भारत में एसी के जो इंपोर्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा है ताकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सके। डिफेंस के सारे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सारी चीजें हम लाखों करोड़ों रुपया देकर विदेशियों से खरीदते हैं। मोदी जी ने डिफेंस के सेक्टर में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तनकारी कदम लिए हैं। हम हर सेक्टर में देखते हैं कि ये बदलता हुआ भारत है, आत्मनिर्भर बनता हुआ भारत है। और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में सबसे बड़ा जो स्टेप है, भारत का युवा जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी सही मायनों में भारत की आत्मनिर्भरता साकारित हो सकती है। सभी युवाओं को मैं यही अपील करना चाहूंगा, यही आह्वान करना चाहूंगा, यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन के लिए अच्छी प्लानिंग करें, करियर प्लानिंग करें। इस दिशा में कभी भी मेरी जरूरत आप लोगों को महसूस होती है, यू कैन मीट मी, आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं जरूर आपको इस दिशा में युवाओं को एक प्लान तैयार करने में निश्चित रूप से मैं मदद करना चाहूंगा। और आप सब लोग अच्छे से जब आप अपनी योजना के तहत आने वाले जिंदगी के 5-7 सालों को जिएंगे, तो न केवल आप अपनी आपकी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, न केवल अपने माता पिता और परिवार की जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि हम अपने समाज का, हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर पाएंगे। आप सभी लोगों को मैं यही बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा कि आज आपकी पहचान आपके माँ पिताजी से होगी। आज से 10 साल बाद आपके माँ पिताजी की पहचान आपसे बने, यह मेरी शुभकामना है। आज युवा आप जो सिग्नेचर करते होंगे उसको एक नॉर्मल सिग्नेचर या हस्ताक्षर माना जाता होगा। मेरी आप सबको शुभकामना है कि 10 साल बाद आप सब लोगों का हस्ताक्षर, आप सब लोगों का सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए। यही शुभकामना मैं देना चाहता हूं और पूरे समाज को
बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि इस दिशा में युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में आप लोग लगातार सीरीज चला रहे हैं। यह बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय कदम है। इस दिशा में आप लोग लगातार काम करें, युवा सभी आगे बढ़ें। हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे भारत के सभी क्षेत्रों का, पूरे भारत का दुनिया में डंका बजे, यही इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।